यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक मजदूरी के सिद्धांत। पिछले कई दिनों से हम मजदूरी के सिद्धांत के बारे में ही जानकारी ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने काफ़ी कुछ जान लिया है। मजदूरी के सभी सिद्धांतों के बारे में जानते हुए हम मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत के बारे में जान रहे थे, और जिसके अंतर्गत हमने जाना था मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत यानी मांग और पूर्ति के सिद्धांत में मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है, श्रम की मांग क्यों होती है और श्रम की पूर्ति कैसे होती है, सप्लाई कर्व हमारा किस तरह से घुमावदार होता है, घुमावदार होने का कारण क्या है, श्रम की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, और इनके साथ ही आज हम जानेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है। जिस प्रकार हम पढ़ते आए हैं कि वस्तु की मांग उस वस्तु की पूर्ति दोनों की शक्तियाँ अगर संतुलित होती है, पारस्परिक साम्य का निर्धारण करती हैं, तो उस वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। मजदूरी का निर्धारण भी पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में श्रम की मांग एवं श्रम की सापेक्षिक पूर्ति द्वारा उस वस्तु पर या उस बिंदु पर निर्भर होता है जिस पर मजदूरी दर पर उद्योग में श्रम की मांग एवं पूर्ति बराबर होती है। आसान भाषा में हम कहें, एक और श्रमिक मजदूरी दर का न्यूनतम बिंदु उनके जीवन स्तर से निर्धारित होता है और मजदूरी की अधिकतम सीमा श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता द्वारा निर्धारित होती है। इन दोनों सीमाओं के बीच मजदूरी का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जिस पर उद्योग में श्रम की मांग एवं पूर्ति दोनों बराबर हो जाती है। जैसा कि हम तालिका में देखते हैं, श्रमिकों की मांग उत्पादकों द्वारा की जाती है, संख्या दी गई है, उनकी कितनी संख्या के अंदर है, मजदूरी दर प्रतिदिन में है, और श्रम की पूर्ति श्रमिकों द्वारा की जाती है, संख्या दी गई है इसमें भी। हम देखते हैं कि जब श्रमिकों की मांग 10 लाख श्रमिकों की है तो मजदूरी 3 रुपए में है और श्रमिक की पूर्ति 1 लाख श्रमिक है, यानी कि यहाँ श्रमिकों का अभाव है। दूसरी स्थिति के अंदर 8 लाख श्रमिकों की मांग की जाती है, मजदूरी बढ़ा दी गई है, यहाँ पे 4 रुपये कर दी गई है और श्रम की पूर्ति बढ़ गई है, 3 लाख हो गई है। तीसरी कंडीशन में 6 लाख श्रमिकों की आवश्यकता है, मजदूरी बढ़ी हुई है, 5 रुपये कर दी गई है मजदूरी और श्रम की पूर्ति भी 6 लाख की है। यानी यहाँ ये जो बिंदु है, तीसरी अवस्था है, यहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों में संतुलन स्थापित हो गया है और मजदूरी तय हो गई है 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। चौथी कंडीशन में हम देखते हैं कि 3 लाख श्रमिकों की आवश्यकता है, मजदूरी यहाँ भी बढ़ी हुई है और श्रमिक की पूर्ति है 8 लाख, यानी श्रमिकों की अतिरिक्त पूर्ति हो रही है। उससे अगली कंडीशन है कि श्रम की मांग 1 लाख है, मजदूरी 7 रुपये है और श्रम की पूर्ति 10 लाख है। यानी यहाँ ये जो कंडीशन है, यह कंडीशन बेरोजगारी की दशा को बताता है। तालिका को देखने से ज्ञात होता है कि मजदूरी दर बढ़ने से श्रमिकों की पूर्ति बढ़ती है, पर ऊंची मजदूरी दर पर उद्योगपतियों के लिए श्रमिकों की मांग घट जाती है। यानी कि मजदूरी दर एवं श्रम की पूर्ति में सीधा संबंध है, जबकि मजदूरी दर और मांग में विपरीत संबंध है। यानी मजदूरी बढ़ेगी तो श्रमिकों की मांग कम होगी और मजदूरी घटेगी तो श्रमिकों की मांग अधिक होगी। इसी का अगर हम रेखा चित्र से निरूपण करते हैं
तो हम ये जानते हैं कि एक उद्योग के लिए मजदूरी, श्रम की मांग और पूर्ति के संतुलन से उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां श्रम की मांग और पूर्ति बराबर होते हैं। चित्र में हम देखते हैं डीडी कर्व जो है हमारा डिमांड बताता है और एसएस कर्व जो हमारा सप्लाई के बारे में बताता है कि विभिन्न मूल्यों पर श्रम की पूर्ति का क्या औचित्य होगा, क्या दशा होगी। यहाँ पर दोनों कर्व जो हैं पी बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं और पी बिंदु पर काटते हुए श्रमिकों की मांग जो है वह ओ क्यू या पूर्ति हम कहें वह ओ क्यू। यहाँ अगर हम मजदूरी दर की बात करें तो मजदूरी दर होगी ओ डब्ल्यू। ठीक है, अगर मजदूरी दर ओ डब्ल्यू 1 होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर श्रमिकों की पूर्ति भी W1 R तक स्थित हो जाएगी, जबकि मांग अधिक रहेगी। कैसी मांग रहेगी? इसी स्थिति में आगे हम कर्व को देखते हैं, डिमांड रेखा तक जो जा रहा है वो टी बिंदु पे जा रहा है। तो हमारी डिमांड कितनी है? उद्योगपतियों की डिमांड कितनी है? W1T, लेकिन पूर्ति कितनी हो रही है श्रम की? W1R तक। ठीक है, और यदि हम देखते हैं यहाँ जो दशा है वह हमें बताती है कि उत्पादकों को श्रमिकों की मांग अधिक होने में उनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा होगी और ऐसी स्थिति में मजदूरी दर को बढ़ाने का उनका प्रयास होगा। यानी जहाँ साम्य बिंदु है, कौन से वाला? पी बिंदु पर, पी बिंदु तक मजदूरी आने की कंडीशन होगी और डब्ल्यू तक मजदूरी दर को लाया जाएगा, क्योंकि श्रमिकों की पूर्ति कम हो रही है, डिमांड हमारी अधिक है। लेकिन दूसरी दशा हम देखते हैं कि यदि मजदूरी दर जो है हमारी OW2 हो जाती है, OW2 हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में पूर्ति कितनी होगी? W2M तक पूर्ति होगी हमारी। डिमांड कितनी है मार्केट के अंदर, उद्योगपतियों के अंदर कितनी है? W2L तक। ऐसी स्थिति में क्या है? पूर्ति जो है श्रमिकों की अधिक है और डिमांड कम है। यानी कि यहाँ LM के बीच का जो फासला है वह हमें यह बताएगा कि यहाँ पर बेरोजगारी अधिक है और श्रमिकों की संख्या भी अधिक है और श्रमिकों को रोजगार प्राप्त करने के लिए वापस उसी संतुलन बिंदु पर आना पड़ेगा। कहाँ पर? पी बिंदु पर। यानी रोजगार के लिए मजदूरी की दरों में गिरावट आ जाएगी और संतुलन बिंदु कहाँ समाप्त होगा? अपना पी बिंदु पर। और ऐसी स्थिति में पुनः हमारी जो मजदूरी दर है OW तक आ जाएगी। दीर्घकाल में हम जानते हैं कि मजदूरी दर की प्रवृत्ति OW होने की रहती है, क्योंकि इसी बिंदु पर श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति दोनों बराबर रहती है। यह हमारा संतुलन का बिंदु होता है। इस पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर हम ये जानते हैं कि बाजार के अंदर किसी भी संगठनात्मक शक्ति के द्वारा मांग और पूर्ति को प्रभावित नहीं किया जाता है। श्रमिकों एवं नियोजकों की संख्या भी अधिक होती है। संतुलन मजदूरी दर सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। श्रमिकों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है और साथ ही साथ संपूर्ण उद्योग की मजदूरी दर कुल मांग एवं पूर्ति के साम्य से निर्धारित होती है। यहाँ हम बात करें तो उद्योग ही मजदूरी दर का निर्धारण करके फर्म को देता है। फर्म का स्वयं का इसमें कोई रोल नहीं होता है। सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है, जबकि हम जानते हैं कि मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत को सबसे प्रभावी सिद्धांत के रूप में
मान्यता मिली है मजदूरी दर निर्धारण के लिए, फिर भी इसकी आलोचनाएं की जाती हैं। सबसे बड़ी आलोचना तो ये है कि श्रम की तुलना वस्तु के रूप में करना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रम में ऐसी अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं जो वस्तुओं में नहीं होती है। जैसे श्रम जो है वह नाशवान होता है, उसकी मोलभाव करने की क्षमता कम होती है, और श्रम की पूर्ति को शीघ्रता से घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। श्रमिक को श्रम से अलग नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त वस्तुएं निर्जीव होती हैं, जबकि मानव या श्रम जीवित होता है और वह एक भावपूर्ण प्राणी होता है। और इस सिद्धांत के अंतर्गत मनुष्य की इन भावनाओं को सम्मान नहीं दिया गया है। श्रम की पूर्ति में परिवर्तन पर केवल आर्थिक कारणों का ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि गैर आर्थिक कारणों का भी प्रभाव पड़ता है। और आजकल मजदूरी निर्धारण में राज्यों का या सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। इसके कारण इस सिद्धांत को मानना थोड़ा कठिन होता जा रहा है, और श्रम की मांग प्रत्यक्ष मांग न होकर के व्युत्पन्न मांग होती है। यानी जब हम उत्पादन करेंगे तो ही श्रम की मांग होगी, अन्यथा नहीं होगी। समय में श्रम की कोई मांग नहीं होती है, उत्पादन कार्यों के लिए ही श्रम की मांग की जाती है। परंतु इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी यह सिद्धांत पूर्व के सभी सिद्धांतों की अपेक्षा अधिक व्यवहारिक, व्यापक और वास्तविकता के निकट पाया जाता है।